राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सहकार से समृद्धि सतत कृषि में सहकारी समितियों की भूमिका पर आयोजित सम्मेलन में भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे। हरियाणा में क्योंकि यह कार्यक्रम हुआ था तो विशेष अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सहकारिता की भारतीय परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण को जोड़ते हुए कहा कि यह एक आर्थिक संस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना और सामूहिक विकास का साधन है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सम्मेलन में कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण और कृषि विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। उन्होंने बताया कि सहकारिता के माध्यम से छोटे और सीमांत किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और एकजुट होकर बेहतर कीमत के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। जो हरियाणा इतिहास से भी जुड़ा है, धर्म से भी जुड़ा है, आध्यात्म से भी जुड़ा है, परंपराओं से भी जुड़ा है, वो हरियाणा आज धीरे धीरे कृषि और सहकार दोनों के सुयोग से किसान समृद्धि के नए आयाम लिखने जा रहा है। मित्रों, आज मौका है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में क्रिप्को द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया है। यही सेमिनार में मिल्क चिलिंग सेंटर, हफेड का आटा मिल, रुपे प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स का पंजीकरण और सहकारिता वर्ष का पोर्टल, जो पूरे देश की सहकारिता की इंफॉर्मेशन सहकारिता से जुड़े सभी किसानों को देगा, उसका यहां पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की 70% आबादी, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन यापन भी खेती के आधार पर होता है, किसानी के आधार पर होता है, पशुपालन के आधार पर होता है। अगर हम कृषि को और पशुपालन को एक स्वतंत्र रूप में, आइसोलेशन में व्यवसाय के रूप में देखें तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई दो सेक्टर से निर्मित होती है तो कृषि और पशुपालन से होती है। मगर कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है। सतत कृषि विकास में सहकारिता की भूमिका विषय पर आयोजित आज ये मेगा कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में सहकार बंधुओं के बीच आकर के मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही ये गर्व की बात है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इस कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति से सहकारी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मुझे ये बड़ा गर्व है कि आपने देश में सहकारिता को एक नई दिशा दी है, नई पहचान दी है, नई ताकत दी है। वह आज भारत की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण का जो मजबूत आधार बन रहा है। आदरणीय साथियों, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सरल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सहकारी बैंकों में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का भी आज शुभारंभ
होने जा रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा में क्रिबको द्वारा बनाई गई मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के वितरण का भी आज शुभारंभ हो रहा है। आज मान्यवर, आज मुझे खुशी है कि आपने जिस प्रकार से सहकार को निरंतर मजबूत करने का आप काम कर रहे हैं, मैं आज आपके सम्मुख भारत सरकार के ये आपकी प्रेरणा लेते हुए पैक्स के लिए आज मैं 15 लाख रुपए की लिमिट जो 0% पर देने की आज मैं ये घोषणा भी करता हूं। यह लोन सहकारी बैंकों के द्वारा ये दिया जाएगा। मान्यवर, हरियाणा सरकार के द्वारा 10% का इंटरेस्ट ब्याज रहित उन पैक्सों को दी जाएगी जो समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। आज मैं आपके सम्मुख इसको और मजबूती देते हुए जो आपका विश्वास है मान्यवर, उस विश्वास को हम और सशक्त मजबूत करते हुए नीचे तक लोगों को एक बड़ा इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं एक बार फिर आप यहाँ हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मध्य प्रदेश की यात्रा पर पहुंचे। वे बैतूल में पीपीपी मॉडल पर बने पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला के कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर हुए भूमि पूजन में उन्होंने भाग लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य और सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई बीमार ना पड़े। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण किया गया है। 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जिससे जच्चा बच्चा और साथ ही साथ गरीबों की देखभाल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कोविड, ट्रकोमा, मीजल्स, रुबेला जैसी बीमारियां जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा श्राप थी, उससे मुक्ति दिलाने का कार्य नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है जब मुझे आज यहां पर आकर बैतूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मोड में एक मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर यहां आने का सौभाग्य मिला है। यह मेडिकल कॉलेज नहीं सिर्फ कोई बिल्डिंग का ढांचा होने वाला है, यह मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बैतूल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इस मेडिकल कॉलेज से आने वाले समय में गांव-गांव तक हम डॉक्टर पहुंचा सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा हम दे सकेंगे और साथ ही साथ बैतूल को स्वास्थ्य जगत में एक अग्रगणी स्थान पर लाने में योगदान कर पाएंगे, ऐसा मैं इसका भविष्य देखता हूं। इसलिए बैतूल की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं है। हमारा लक्ष्य कोई बीमार ना पड़े, इसको साधना हमारी साधना है। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जगत में विकेंद्रीकरण करते हुए बहुत गहराई से चिंतन हुआ है। आज 1,81,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हमने जच्चा बच्चा की चिंता की है, हमने ट्यूबरक्लोसिस को रोकने का प्रयास किया है, लेप्रेसी जिसको हम कोढ़ की बीमारी बोलते हैं उससे हम छुटकारा पा चुके हैं, ट्रकोमा जो आंखों की बीमारी होती है वो अब कोई गंभीर समस्या नहीं रह गई है, मीजल्स रुबेला इसमें भी हम इससे भी छुट्टी पा चुके हैं। ये मैं सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन करने का काम किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
और इसीलिए आज मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं कि हम हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको 12 किस्म की प्रिवेंटिव, जिसको हम इसका जीवन रक्षा कर सकते हैं, ऐसे टीकाकरण करके 27 डोज लगा करके जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक उसकी चिंता करके एक स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ नागरिक बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाथ में उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन जहां विकास हो रहा है वहीं भारत के आम आदमी की भी चिंता मोदी जी ने की है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सबकी चिंता हुई है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80 करोड़ में से 5 करोड़ एमपी में बेनिफिशियरी हैं और 1 करोड़ 36 लाख मध्य प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना ने, गरीब कल्याण अन्न योजना ने काम किया है। उसी तरीके से पीएम उज्ज्वला योजना में जहां 10 करोड़ गैस बटे, वहीं 88 लाख गैस का कनेक्शन यहां पीएम उज्ज्वला योजना में दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना में 47 लाख मकान बने हैं और आयुष्मान भारत में लगभग 62 करोड़ में 4 करोड़ लोगों को यहां पर लाभ मिला है। ये बदलता मध्य प्रदेश है, ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। मेरा आप सब से निवेदन है कि आप सब लोग इसको ध्यान में रखें और आज जो मुझे यहां पर कपूर साहब के साथ मिलकर ये जो नया मेडिकल कॉलेज खुलने का अवसर भूमि पूजन के माध्यम से मिला है, मैं कपूर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और यह मेडिकल कॉलेज बैतूल की तस्वीर बदलेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट की ब्रीफिंग में ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 लाख करोड़ की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन सभी परियोजनाओं में एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर, हाउसिंग, जल विद्युत और रोपवे शामिल रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में जो बात की गई है वह है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली एनसीआर में 12,015 करोड़ की लागत वाली इस विशाल परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। इसे दिल्ली एनसीआर के लिए नए साल का तोहफा भी माना जा रहा है। साथियों नमस्कार। आज कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन का। हम सब जानते हैं दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली में किस तरह से सभी निवासियों का और दिल्ली में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को एक बहुत ही अच्छे से ईज ऑफ लिविंग वाले फैक्टर से दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा चेंज किया, बड़ा परिवर्तन किया है। और इसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। इन 11 वर्षों में मेट्रो में एक क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए जितनी सुविधाएं क्रिएट की है इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, उसमें मेट्रो का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। 248 किलोमीटर थी मात्र, वहां पे 1090 किलोमीटर आज मेट्रो है देश में। 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है भारत और बहुत जल्दी 2nd लार्जेस्ट बन जाएगा। एक साल में कुल मिला के 1 किलोमीटर से भी कम होती थी 2014 में मेट्रो बनती थी, आज 6 किलोमीटर से ज़्यादा हर साल नई मेट्रो कमीशन होती है। इतना पेस ऑफ वर्क बढ़ा है। एवरेज डेली राइडरशिप 4 गुना बढ़ी है। जहाँ करीब 28 लाख होती थी वहाँ 1 करोड़ 15 लाख तक पहुँच चुकी है। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है हमारे शहरों को और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अगर हम देखें तो 12 लाइनें हैं
कलर से डिफाइंड है ये सब की सब लाइंस। रेड लाइन, येलो लाइन, जो येलो लाइन सबसे पहले बनी थी, जो ब्लू लाइन की ब्रांच, ग्रीन लाइन, वायलेट, पिंक, मैजेंटा, ग्रे, फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस जिसको ऑरेंज लाइन भी बोलते हैं, एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो। और 6 नए प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी उसका एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। जो 6 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है एरो सिटी से तुगलकाबाद, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, मुकुंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और लास्ट में रिटाला नरेला कुंडली। इस 395 किलोमीटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड। इसमें 65 लाख कम्यूटर्स अब डेली ट्रैवल कर रहे हैं। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशंस इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 crore। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम, आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 crores। एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर्स 1,419 crores। तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर्स 1,024 crore रुपीज। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 tons CO2 emission every year will be saved। 33,000 ton CO2 emissions every year will be saved because of these 3 corridors। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन को संबोधित किया। अनुपूरक बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को तुलनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा, कानून का राज और विकास पर जोर देते हुए कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरह बदल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या है। 17 के पहले यूपी में 1.5 एक्सप्रेसवे थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे, और देश के अंदर अगर ये सभी 22 के 22 बन जाएं तो 60% एक्सप्रेसवे पर अकेले यूपी का कब्जा होगा। अकेले यूपी, देश के अंदर जितने एक्सप्रेसवे होंगे उनमें 60% यूपी के पास। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क आज के दिन पर यूपी में है, 16,000 किलोमीटर का।
इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की, मेट्रो सिटी यूपी, देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो यूपी के अंदर, देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट। 2017 के पहले यूपी के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बहुत कम थी, उनमें से 2 संचालित थे, 2 आंशिक रूप से संचालित थे। आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वह जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अगले महीने संचालित होने जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की स्पीड। देश की पहली रैपिड रेल आज यूपी के अंदर चल रही है। देश का पहला वाटरवे यूपी के अंदर संचालित हो चुका है। ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच में, वाराणसी हल्दिया के बीच में संचालित है। इसे प्रयागराज तक और फिर बलिया से अयोध्या तक इसको एक्सटेंड करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन यह सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। सरकार करना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन जब सरकार नहीं करना चाहेगी, और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा 17 के पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण। लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान प्राप्त कर रहा है। हर एक मामले में अच्छा कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये अच्छा यूपी के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी। क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था, और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है। आज मैं कह सकता हूं भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, 8.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 8.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 8.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सांकरी में आयोजित केदार कांठा शीतकालीन महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पर्यटन के विकास, पर्यटन के महत्व और सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। भाइयों बहनों, ये सांकरी केवल एक गांव नहीं है, बल्कि यह हमारे इस क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक जीवन संग्रहालय है। यहाँ की लकड़ी से बनी पारंपरिक वास्तुकला, लोकगीतों की मिठास, लोक नृत्यों की झंकार और सरल पहाड़ी जीवन जिसमें कोई दिखावा नहीं, एकदम सादगी झलकती हो। सच में ये सब मिलकर उत्तराखंड की जो जीवन रूप है वो उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये विशिष्ट पर्यटन महोत्सव जो यहाँ पर सांकरी में हो रहा है, ये आस्था, संस्कृति और हमारी परंपराएं
और स्वाभिमान का उत्सव होने के साथ साथ ये उस सोच का भी प्रतीक है जिसके द्वारा हम इस पूरे सीमांत क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है, इस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से होम स्टे हमारे सैकड़ों की तादाद में हजारों हजार लोगों को रोज यहां आकर्षित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं यहां पर। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में कण कण में भगवान का वास है। कहते कण कण में शंकर हैं। हमारी ये पुण्य भूमि अध्यात्म की धरती होने के साथ साथ इसको प्रकृति का भी और भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है। सुंदर हमारे यहाँ वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है और सच में ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हमारे प्रदेश में स्थित अनेक तीर्थ स्थानों का और भी अनेक स्थान यहाँ हमारे बगल में हनोल में पवासी महाराज, बौंठा महाराज, सारे उस क्षेत्र में आज पर्यटन एक बार तेजी से बढ़ रहा है। लोग धार्मिक यात्राओं पर भी आ रहे हैं, पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन लंबे समय से हमारी पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से कुछ ही महीनों तक चलती थी और कुछ महीनों बिल्कुल कारोबार बंद हो जाता था, जिससे हमारे इन क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के जो अवसर थे वो बहुत सीमित हो जाते थे। 6 महीने काम चलता था, 6 महीने बंद हो जाता था। ऐसे समय में विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रेरणा से हमने शीतकालीन यात्रा का आह्वान किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी, आपने सुना होगा 30 नवंबर को जो उनका मन की बात का कार्यक्रम था, उस मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने पूरे देशवासियों से शीतकाल में उत्तराखंड आने का आह्वान किया और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंदर बहुत समृद्धि आने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड केवल ग्रीष्मकाल के लिए ही नहीं बल्कि शीतकालीन पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। और धीरे धीरे आज जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पर्यटकों का आना हो रहा है, जिस प्रकार से लोग हमारी शीतकालीन यात्रा के बारे में जागरूक हो रहे हैं, पूरे देश भर से आज हजारों और लाखों की संख्या में लोगों की बुकिंग यहाँ के लिए प्रारंभ हो गई है। और प्रधानमंत्री जी के संदेश ने देशवासियों का ध्यान शीतकालीन तीर्थाटन और पर्यटन की अपार संभावनाओं की ओर आकर्षित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद आज हमारे केदारकांठा, हरसिल वैली, हरसिल, ओली, मुंशियारी और यही हमारे सांकरी और इसके आसपास के क्षेत्र में शीतकालीन पर्यटन को लेकर लोगों में अभूतपूर्व रूप से उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और ये हमारा ये संकल्प अडग है, हमारा ये संकल्प अडिग है और ये हमारा संकल्प अटल है। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंच जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।